पहले जरा असद फलाही आप बताइए, आपने इस बयान के क्या मायने निकाले हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से भी पेश किया जा रहा है। देखिए, कभी भी पहली बात तो समझने की चीज़ है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो जब प्रधानमंत्री हैं तो वो किसी एक पंथ के नहीं है, एक समुदाय के नहीं है, एक कम्युनिटी के नहीं है, किसी एक उसके नहीं है। जब वो बयान देंगे तो वो अपने सामने उन 140 करोड़ देशवासियों को सामने रख के रखेंगे। अब 140 करोड़ देशवासियों में हमारे यहाँ सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध नहीं है, उसके अंदर भी सब कास्ट हैं। चाहे मुसलमानों को देख लीजिए, चाहे हिंदुओं को देख लीजिए। तो उनका जो मैं समझता हूँ, हमें हमेशा पॉजिटिव माइंड होके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने यही कहा कि हमें अपने आपस के जो भी डिफरेंसेस हैं उनको दूर हो करके एक होने का सबूत देना है। जैसे एक शायर ने तो कहा कुछ लोग ये पूछ रहे हैं सर कि एक हो जाओ तो एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। लेकिन जुनैद साहब, बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जज साहब मैं आपके पास आऊँ, आपसे फैसला फाइनल आप ही से लिया जाएगा, वर्डिक्ट जो है। जुनैद साहब, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि कहाँ एक है तो सेफ है, कि मतलब क्या है? क्या मुल्क में कहीं कुछ टूट हो रही है, कोई बिखराव हो रहा है? इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्या कहीं से कोई खतरा है? इसके मायने क्या है? देखिए, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं ले रहा हूँ। जो चीज़ होती है उसकी भी याद दहानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हम मुत्तहिद हैं तो जाहिर सी बात है, अगर बार बार उसको कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, बस रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। जब उस वक्त ये बात कही जा सकती है तो उस पर कोई सवाल नहीं, तो आज के वक्त क्यों सवाल उस पर उठे? जज साहब, अब आप बताइए कि एक है, सेफ है, क्या इसे गलत तरीके से प्रचारित किए जाने की कोई गुंजाइश आपको नजर आती है? ऐसा है कि 1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया था, इंडिया जी, और 1947 में आज़ादी हुई, इंडिया बना, और इंडिया बनने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन आया सन 50 में, और कॉन्स्टिट्यूशन में पहले लिखा हुआ है कि एकता, अखंडता वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या बुनियाद है कि एकता, तो दोबारा एकता करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को क्यों कहना पड़ा, इसको देखना है। प्राइम मिनिस्टर ने इसके पहले भी एक नारा दिया था, सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन ये बात उन्होंने कही जरूर, लेकिन जो हकीकत में सबका विकास नहीं हुआ। और ऐसी बहुत सी कम्युनिटी है जिनको मारा गया, पीटा गया, जिनके साथ ज्यादती की गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले, आज तक मौन रहे। जैसे यहाँ तक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं आप उसके बाद लिंचिंग हुई, लिंचिंग में एक शब्द प्राइम मिनिस्टर ने कहा। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली एक गाय वाले मामले में उन्होंने कहा था कि ये वो लोग हैं जो नहीं, गाय वाले मामले में कहा था, लेकिन उस आदमी को जिसका इंसिडेंट हुआ उसके साथ संवेदना नहीं की, उसके साथ कुछ नहीं किया। दूसरी बात, ये अभी एक आदमी आरपीएफ कांस्टेबल्स ने कुछ लड़कों ने मारा पीटा एक बुजुर्ग को, केवल इसलिए गाय का मीट खा रहे थे। और दूसरा ये कि एक आरपीएफ कांस्टेबल ने दिन दहाड़े, मतलब ट्रेन में मुसलमानों को मर्डर किया। इसके अलावा बनारस चेतन कुमार की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इसके अलावा बनारस में एक आदमी फावड़ा लेके आ गया और वो अपने आप को ट्यूटर्ड बताता था और उसकी विक्षिप्त मानसिकता बताती थी, प्रकाश माझी। हाँ, लेकिन उसने छाट के केवल मुसलमानों के फावड़ा मारा। आखिर क्यों? और इसके पीछे उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। माननीय प्रधानमंत्री बोले क्यों नहीं? माननीय प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। और अगर हम सब एक है और ये एक है, तो मणिपुर में आज तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्यों नहीं गए और क्यों नहीं करते काम? ये सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करते हैं आप या उसका पालन नहीं करते, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि ये कहने की क्या जरूरत, जब एक है तो है, और जब सबका विकास वो है, सबका समान सबका विकास, तो सबको फायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन उधर मणिपुर वाले मर रहे हैं, आप जाके दूसरी जगह दूसरे कंट्रीज में इंडिया की वाहवाह करा रहे हैं और ये कर रहे हैं। लेकिन ये जो आदमी जो मर रहे हैं अपने देशवासी हैं, हमारे अपने हैं, अपने साथ के साथ नहीं कर रहा है। तो जब उनके साथ नहीं हुआ तो मुसलमान जो अपने आप को एक कम्युनिटी का वो बता रहे हैं, तो मुसलमानों की क्या औकात? जब वो वहाँ पे तो हर तरह का आदमी है, लेकिन उसमें ये कुकीज़ और जो दूसरे वाले हैं मैते या कुकी, उनका जो बंटवारा है उसमें बहुत आसान सा काम है, इसको कर सकते, मिनटों में सेटल कर सकते। जो आदमी वॉर रिकवा सकता है रशिया और यूक्रेन की,
वो आदमी ये नहीं कर सकता, ये आदमी 100% कर सकता है। तो ऐसा क्यों नहीं किया? और ये जो इनका बस नारा है, नारे में इन्होंने मुगालता इनको क्यों हो रहा है? ये अगर हम एक है तो है, और इसमें आज कहने की बात नहीं है, ये 1947 से हम एक है और एक हुए, और उसके बाद जो आज तक एकता चली आ रही है, ये पिछले 10 सालों से जो कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, उसके पहले कभी ये सवाल खड़ा नहीं हुआ। जुनैद हैरिस साहब, आप कुछ कहना चाहते हो वो भी कहेगा, लेकिन मेरा एक सवाल भी ले लीजिए। बहुत सारे लोगों ने उस हादसे को लेकर बहुत ज्यादा खौफ जाहिर किया कि एक ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं, किसी बस में सफर कर रहे हैं, सिर्फ हमारे हुलियों को देख करके, हमारे लिबास को देख करके हमें पहचान लिया जाएगा और आर्म्ड फोर्सेस का कोई आदमी, कोई पर्सनल इस तरीके से फायर कर सकता है। इस बात से लोग बहुत खौफजदा थे। इसके बाद पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस पर कोई बात ही नहीं हुई उस तरीके से। सत्ता पक्ष तो छोड़िए, विपक्ष ने भी इसको उस तरीके से नहीं उठाया जैसे उठाने का इस कम से कम इस मुद्दे का जो हक बनता था। अब आप अपनी बात रखें। ये वाकई इस मुल्क की बदकिस्मती है कि वजीर आज़म भी कभी कभी ऐसी बात करते हैं कि इंसान कपड़े से पहचान लिया जाए। इस मुल्क की रंगारंगी है ही, और फिर भी किसी खास कम्युनिटी को टारगेट करके कहा जाए कि वो अपने कपड़ों से पहचान लिया जाएगा, ये वाकई वजीर आज़म की ज़बान से भी अच्छा नहीं लगता है। और अफसोस की बात तो यही होती है, अफसोस वहां पर ज़्यादा होता है कि जब ऐसे जुल्म करने वालों के खिलाफ उनकी ज़बान नहीं खुलती है। और ये मैं मुल्क के कानून पॉलिसी के हवाले से भी मैं बात करना चाहता हूं और उनकी पार्टी के हवाले से बात करना चाहता हूं कि जज साहब ने तो बहुत सी बातें बताई हैं। मैं आपको बताऊं कि बिल्किस बानो का केस, अगर वो लोग किसी वजह से रिहा भी होकर आते हैं और उस पार्टी के लोग उनको मालाएं पहनाते हैं, तो बदकिस्मती है उस वजीर आजम की कि जिसकी पार्टी के लोग ऐसा करते हैं और वो कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है। ये मुल्क की बदकिस्मती। इससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, उसको भी जान लें आप। मैं पॉलिसी के हवाले से और कानून के हवाले से कहना चाहता हूं कि अभी जज साहब ने कहा सबका साथ और सबका विकास, मैं साथ साथ एक और चीज का, एक मुल्क एक कानून, इस्लाम का मुत्तफका कानून है। मैं यूसीसी के हवाले से बात कर रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से, कि अगर इसको भी मुसलमानों ने एक्सेप्ट करने से बहुत ज्यादा गुरेज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद जो पहला स्वरूप हमारे सामने आया उत्तराखंड के हवाले से, उसमें क्या था कि जो कबाइल्स थे, वहां के जो ट्राइबल्स थे, उनको अलग कर दिया गया और मुसलमानों के बने बनाए कानून को उसमें शामिल किया गया। क्या अजीब बात है कि मुल्क की पॉलिसी इस कदर कम्युनिटी वाइज फर्क करके देखी जाएगी कि जबकि मुल्क के अंदर अगर वो क्या इंडियन नहीं थे वहां के ट्राइबल्स, कि आपने उनको अलग कर दिया है। ये सारी की सारी चीजें वाकई अफसोसनाक बात है और मैं समझता हूं कि वजीर आजम इस पर गौर करेंगे तो अफसोस करेंगे और अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे।